दुनिया में आप लोगों ने कंजूस तो बहुत किस्म के देखे होंगे, लेकिन इस कहानी जैसा कंजूस शायद ही आपने कहीं देखा होगा। हमारी आज की कहानी का मुख्य किरदार जिया इतना कंजूस है कि चींटी के पेट से चीनी निकाल कर खा ले। कंजूसी कितनी तरह से की जाती है ये जिया को देखकर सीखा जा सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटता है जिसके बाद वो दानवीर बन जाता है। तो आज हम ऐसे ही दानवीर कंजूस की कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह उठकर दिनाचार्य का काम करते हुए जिया को अपनी माँ की याद आ जाती है। जिया की माँ भी बहुत कंजूस थी और वो हमेशा यही चाहती थी कि उसका बेटा एक आला दर्जे का कंजूस बने, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह अमीर बना जा सकता है, जिसके लिए वो जिया को हर रोज अलग अलग तरह से कंजूसी करना सिखाती। जैसे कि वो उसे कहती कि टॉयलेट पेपर को 10 हिस्सों में बांटकर उसे 10 दिन चलाया जा सकता है, क्योंकि इतने छोटे से हिस्से को साफ करने के लिए इतने बड़े कागज की क्या जरूरत। और थोड़ा सा साबुन लेकर अगर 5 मिनट तक हाथ को घसा जाए तो दाग अपने आप निकलेगा, क्योंकि उनका मानना था कि ज्यादा इस्तेमाल यानी चीजों की बर्बादी होती है। नल का इस तरह खोल के रखना है कि बूंद बूंद पानी गिरता रहे, जो कि पानी के मीटर में भी नहीं दिखाएगा, और उसके नीचे बर्तन रखकर मुफ्त में पानी इकट्ठा किया जा सकता है। और अगर दिमाग से इस्तेमाल किया जाए तो घर का टूथपेस्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकता। एक ही टूथपेस्ट को कई सालों तक चलाया जा सकता है। यहाँ तक कि पूर्वजों की पूजा करने के लिए भी वो अगरबत्ती तोड़कर जलाता, ताकि खर्चा कम लगे और अगरबत्ती का डब्बा ज्यादा दिनों तक चले। यानी कि जियो की माँ ने उसे अच्छी खासी ट्रेनिंग दी है। यहाँ तक कि एक और पेट पालना पड़ेगा सोचकर जियो ने शादी तक नहीं की। पगार मिलने के दूसरे दिन ही वो हिसाब किताब लेकर बैठ जाता और इस तरह से हिसाब लगाता ताकि एक वक्त पर जाकर वो करोड़पति बन जाए। उसका मानना था कि पैसे होने का मतलब ये नहीं कि हम उसे खर्च कर दें। तक कि दफ्तर जाने के लिए भी वो कबाड़ वाले से एक पुरानी साइकिल लेकर चला रहा है। जियो का पड़ोसी कहता है अगर तुम अपनी साइकिल किसी को पैसे देकर भी लेने को कहो तो वो ना ले, लेकिन जियो को हमेशा लगता है कि ये सारे लोग उससे जलते हैं, क्योंकि किसी को करोड़पति होते हुए वो देखना नहीं चाहते। इसीलिए अब लोगों की बातें सुनते सुनते उसकी चमड़ी मोटी हो गई है। लोग उसके बारे में क्या कहते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियो रोज सुबह सुबह एक सस्ती सी जगह पर जाता जहाँ का सबसे सस्ता खाना वो मंगवाता। यही नहीं, वो उसमें से भी आधा खाना बचाकर बात के लिए रख देता, और जब पानी पीने की बारी आती तो वो एक्सपायर हो चुके दूध के पैकेट फ्री में पी लेता। महीने का राशन खरीदने के लिए वो सेल का इंतजार करता, जिनके बिल के पैसे भी वो अपनी जेब से नहीं देता, बल्कि इतने दिनों से जमाए हुए फ्री कूपन से खरीदता। अब दफ्तर पहुंचकर जैसे ही जियो ने लिफ्ट ली, लिफ्ट में एक बच्चे के हाथ में खिलौने वाली गन थी, जिससे वो जियो की तरफ निशाना लगाता है और जियो मरने का नाटक करता है। ये देखकर बच्चे की माँ हंस पड़ती है, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी जब जियो नहीं उठता तो उसे टेंशन होने लगी और वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगा देती है। जियो को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ MIR टेस्ट कराने के बाद पता चलता है कि जियो के ब्रेन में ट्यूमर है। डॉक्टर उसे अपने केबिन में बुलाकर पूरी बात समझाता है। जियो के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसे ट्यूमर हो सकता है। जियो डॉक्टर से एक और बार टेस्ट करने को कहता है, क्योंकि उसने फिल्मों में देखा है कि हीरो के टेस्ट में ट्यूमर आने के बाद जब दोबारा टेस्ट करवाया जाता है तो वो रिपोर्ट गलत निकलती है। ये सुनकर डॉक्टर ने उसके मुंह पर कह दिया, तुम्हें किस एंगल से लगता है कि तुम हीरो जैसे दिखते हो। लेकिन तब पर भी जब जियो जिद करने लगा तो डॉक्टर उसे उसकी रिपोर्ट थमाकर बाहर दफा कर देता है। इसके बाद जियो एक और हॉस्पिटल पहुंचा। MIR टेस्ट करवाने के पूरे 150 रुपए ज्यादा लग रहे थे, जिस वजह से वो पहले वाले हॉस्पिटल में आकर एक और बार अपना चेकअप करवाता है। अब की बार डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम्हारा ट्यूमर दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। 1000 बार टेस्ट करवाने पर भी रिपोर्ट एक ही आएगा। जियो डॉक्टर से पूछता है क्या बचने का कोई तरीका नहीं। डॉक्टर ने उसे कहा कि उसके पास पूरे 10 दिन है जीने के लिए। इसके बाद जियो एक जंगल में जाकर अपनी माँ की कब्र पर रो रहा है। पैसे बचाने के लिए जियो ने अपनी माँ को एक ऐसे जंगल के बीच में दफनाया है ताकि उसे किसी तरह के पैसे ही न देने पड़े। वो माँ को रोते हुए कहता है कि कुछ ही दिन बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब घर लौटकर वो अपने जमाए हुए पैसे का हिसाब करता है। उसने पूरे 8 लाख रुपए जमा कर लिए हैं। अब 2 लाख और जमा करने पर वो अपने लिए एक फ्लैट खरीद सकता है, और यही उसका प्लान भी था। मगर अब उसे अफसोस हो रहा है कि इतने पैसे बचाकर क्या फायदा जब वो उनको अपने ऊपर खर्च करने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा। दुखी होकर जियो खाना खाने के लिए उसी होटल में पहुंचता है, जहाँ का मालिक उसे उसकी वही सस्ती सी डिश देकर कहता है, अब तुम ज्यादा दिनों तक यहाँ खा नहीं पाओगे। जियो ने मिस्टर ली से पूछा, आपको मेरी बीमारी के बारे में कैसे मालूम।
मिस्टर ली कहते हैं, मुझे किसी की बीमारी के बारे में नहीं मालूम। बात यह है कि मैं जल्द ही ये रेस्टोरेंट बेचने वाला हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ अब ज्यादा दिनों तक यहाँ खा नहीं पाओगे। फिर जियो ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा कि अगर तुम मेरी जगह होते और तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 10 दिन होते तो तुम क्या करते। जिस पर मिस्टर ली ने कहा, मैं अपनी सारी चीजें बेचकर सारे पैसे इकट्ठा करके अपने दोस्तों के साथ उड़ा देता। ये सुनकर जियो को एक आइडिया आता है और वो अपनी साइकिल लेकर एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर किसी दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वादा किया था कि वो चारों हमेशा एक साथ रहेंगे। उन सब में सबसे बड़े होने की वजह से जियो ने कहा था कि वो बड़ा होकर खूब पैसे कमाएगा और उन तीनों के सपने पूरे कर देगा। मगर जैसा कि उसके दोस्तों को मालूम है कि वो एक अव्वल दर्जे का कंजूस है, तो उन्होंने भी कह दिया, तुम एक पानी की बोतल से ज्यादा हमारे लिए कुछ नहीं खरीदोगे। तब जियो ने उनसे कहा था कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो, हम इस बात को एक कागज पर लिखकर उस पत्थर के नीचे दबा देते हैं और फिर बारी बारी से सभी दोस्त अपनी अपनी इच्छाएं लिखकर एक डब्बे में भरकर वहाँ किसी पत्थर के नीचे दफना देते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद जियो के माँ बाबा की उसके दोस्तों के माँ बाबा के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से उन चारों की दोस्ती के बीच दरार आ गई थी और फिर दोबारा उनसे जियो की कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अब जियो ने भी ठान लिया है कि वो अपने दोस्तों के साथ फिर से मिलकर अपने गिने चुने दिन बिताएगा। सबसे पहले तो वो अपनी नौकरी से रिजाइन कर देता है और फिर अपने छोटे से फ्लैट को सिर्फ 2 लाख रुपए में बेच देता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही 8 लाख रुपए है और वो इसे बस 10 लाख बनाना चाहता था। इसके बाद सबसे पहले वो अपने दोस्त बाइहू के पास जाता है, जो कि एक तरह से बेरोजगार है। दरअसल वो अपनी पत्नी का सारा काम करता है। ये देखकर जियो को बचपन की एक बात याद आ जाती है। ये वही बाइहू है जो कहा करता था कि तुम लड़कियों को देखकर अपना समय क्यों बर्बाद करते हो, खुद का कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? किसी आदमी का इस तरह औरत को घूरना कोई अच्छी बात नहीं। बचपन की बात याद दिलाकर बाइहू शर्म से पानी पानी हो जाता है। इसके बाद वो दोनों दोस्त मिलकर अपने दोस्त बाली के पास जाते हैं, जो छोटे से ही मार्शल आर्ट का बड़ा शौकीन था और एक बड़ा फाइटर बनना चाहता था। लेकिन आज वो एक बॉक्सिंग क्लब में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। लेकिन काम छोड़कर बॉक्सिंग देखने के चक्कर में मैनेजर उसे नौकरी से निकाल देता है और तभी जिया और बाइहू उसके पास हैं और वो दोनों उससे डॉन के बारे में पूछते हैं। डाली बताता है कि वो अभी एक ट्रेन ड्राइवर है, लेकिन जाकर देखने पर मालूम पड़ता है कि वो दरअसल एक शॉपिंग मॉल के टॉय ट्रेन का ड्राइवर है। वो बड़ा होकर रेसिंग कार चलाना चाहता था, लेकिन आज वो सिर्फ एक टॉय ट्रेन ही चला पा रहा है। डोंग अपने इस काम को लेकर खुश भी नहीं है, क्योंकि उसका खुद का बेटा अपने दोस्तों के सामने उससे बात नहीं करता। जियो सभी को लेकर एक रेस्टोरेंट में आता है और वहाँ का सबसे महंगा खाना ऑर्डर करता है और इसके बाद वो अपने सभी दोस्तों को अपने ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताता है। बाइहू उसे कहता है कि तेरे पास 10 लाख रुपए है, पहले तो अपना अच्छे से इलाज करवा। जिस पर जिया उसे बताता है कि डॉक्टर पहले ही बोल चुका है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 10 दिन का वक्त है, इसीलिए बचने की कोशिश करना बेकार है और मैं अपने आखिर के कुछ दिन अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता हूँ। अगर तुम लोग मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो उसी जगह पर चले आना जहाँ पर हम सब ने मिलकर वादा किया था। उस रात हम देखते हैं कि बाइहू अपने पत्नी के परिवार के लिए खाना बना रहा है, उसकी जी हजूरी कर रहा है, मगर उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे नौकरों की तरह पेश आ रही है। दूसरी तरफ डोंग अपने बेटे लियांग से घुलने मिलने की कोशिश करता है। लियांग को एक रैपर का गाना बहुत पसंद है और दिन रात उसी के गाने में डूबा रहता है। जब डोंग उसे बात करने की कोशिश करता है तो वो बिना कोई रुचि दिखाए कमरे से बाहर निकल जाता है। इसके बाद डाली को दिखाया जाता है, जो कि कमरे में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है, जिस पर उसके रूममेट कहने लगते हैं, ये सब करने से अच्छा होगा कि तुम अच्छे दरबान बनने की कोशिश करो, ये मार्शल आर्ट वगैरह तुम्हारे काम की चीज नहीं है। फिर अगली सुबह हम जियो को उसी जगह खड़ा पाते हैं, जो कि अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे उनके आने की उम्मीद कम है। उसे लग रहा है कि बचपन में हुए उसके माँ बाबा के झगड़े की वजह से शायद वो लोग ना आए, मगर एक एक करके उसके तीनों दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो चारों एक बैंक आते हैं, जहाँ से जियो अपने सारे पैसे कैश निकालता है और उन पैसों को बैग में भरकर वो शहर के सबसे महंगे होटल पहुंचा, जहाँ का सबसे महंगा कमरा वो बुक करते हैं और फिर एक महंगी सी कार किराए पर लेकर वो शहर घूमने निकलते हैं। मगर पानी की तरह पैसे खर्च होने की वजह से जियो को दिल में दर्द होने लगता है। वो सोचने लगता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब वो अपने सारे पैसे दोनों हाथों से लुटा देगा, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। अब उसके पास
इतने कम दिन बाकी है जिन्हें वो अपनी उंगलियों में गिन सकता है, और ना ही वो इन पैसों को अपने साथ कब्र लेकर जा सकता है। और फिर वो चारों मिलकर पैसे खर्च करने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। कभी बार में जाकर खूब पैसा उड़ाते हैं, तो कभी सी फूड रेस्टोरेंट जाकर खूब सारे मछली ऑर्डर करके उन्हें समंदर में छोड़ देने को कहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पैसे खर्च करने का कोई कंपटीशन चल रहा हो। कुछ दिन पैसे खर्च कर लेने के बाद एक दिन सारे दोस्त मिलकर जियो को आखिरी विदाई के लिए एक स्टोर पर ले आते हैं, जहाँ पर सबसे पहले उसके लिए कब्र खरीदने के लिए वो रिसेप्शन में बात करने जाते हैं। और वहाँ पर जियो की मुलाकात होती है उसकी चाइल्डहुड क्रश वांग से। वो उसे पूछ लेता है, क्या तुमने शादी की? और यहाँ पता चलता है कि उसकी शादी उन्हीं के स्कूल के लिंग नाम के लड़के से हुई है। जियो को उस वक्त का एक हादसा याद आ जाता है जहाँ पर वांग के गले में कुछ अटक गया था और लिंग उसे ही निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर दूर से देखकर जियो को ऐसा लगा कि वो वांग के साथ बदतमीजी कर रहा है और वो उड़कर उसे एक लात मारता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो बस वांग की मदद कर रहा था। अब यहाँ कहानी वर्तमान में आ जाती है। जब उसने लिंग से मिलना चाहा तो पता चला कि वो पहले ही गुजर चुका है। ये खबर सुनकर जियो खुश हो जाता है कि अब उसकी क्रश फिर से अकेली है, मगर फिर उसे याद आता है कि वो खुद भी कुछ ही दिनों का मेहमान है। ये याद आते ही वो मायूस हो जाता है। फिर वो वहाँ की सबसे महंगी जगह अपने कब्र के लिए चुन लेता है और वांग को रिझाने के लिए वो उसके अंतिम संस्कार की दुकान से सारी चीजें भी खरीद लेता है। जियो के पास अब कोई जगह ही नहीं बची पैसे खर्च करने के लिए। फिर वो सोचता है मरने से पहले थोड़ी रूप चर्चा ही कर लिया जाए। उसकी ऐसी उटपटांग हरकतों को देखकर वांग उसे पूछ ही लेती है कि आखिर बात क्या है। तब जियो उसे अपने ब्रेन ट्यूमर की बात बताता है और इन बाकी कुछ दिनों में वो वांग को अपने साथ बाहर जाने का प्रस्ताव देता है। और फिर जब वांग उसके साथ उसके होटल आती है तो सारे दोस्त उन्हें कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं ताकि वो दोनों कुछ अच्छा वक्त गुजार सके। फिर जब वो होटल से बाहर निकले तो वहाँ का स्टाफ उसे गाड़ी की चाबी थमा देता है। उसके ठाट बाट को देखकर वांग को लगता है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मगर जियो उसे कहता है कि ये गाड़ी उसने उसी के लिए किराए पर ली है, मगर उसे गाड़ी चलाना नहीं आता। ये कहकर वो चाबी वांग को ही थमा देता है और इसके बाद वांग उसे लेकर एक महंगे मॉल में आती है, जहाँ पर वो वांग को महंगे महंगे कपड़े खरीदवाता है। उसके तीनों दोस्त दूर से ही उन दोनों को देख रहे होते हैं। इसके बाद वांग और जियो उनके पुराने स्कूल आ जाते हैं और पुराने वक्त को याद करने लगते हैं। लेकिन तभी एक आदमी वांग के पास आया। उस आदमी को दरअसल वांग के पति लिन से पैसे मिलते हैं जो वो बिना चुकाए ही मारा गया, और अब वो उसकी पत्नी से वो पैसे वसूलना चाहता है। लेकिन जियो बीच में पड़कर उसे कहने लगता है कि तुम्हें पैसे वांग के पति से मिलते हैं, इसीलिए जब तुम मर जाओ तो ऊपर जाके उसके साथ हिसाब बराबर कर लेना। उन दोनों में बहस हो ही रही थी कि इतने में उस आदमी के गुंडे आकर उन्हें घेर लेते हैं। तब जियो कहता है, ओह तो ऐसी बात है, पहले बताना चाहिए था ना, तो फिर मैं किसी और तरीके से इस चीज को हैंडल करता। उस आदमी ने पूछा, तो तुम क्या करने वाले थे? जियो कहने लगा, ठहरो अभी दिखाता हूँ। और इतना कहकर वो वांग के साथ वहाँ से भागने लगता है। उस आदमी के गुंडे उनका पीछा करते हैं और उन दोनों को वहाँ से भागते हुए जियो के दोस्त भी देख लेते हैं। वांग ज्यादा दूर तक भाग न पाने की वजह से एक पेड़ पर चढ़ जाती है। इतने में वो आदमी अपने गुंडों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और उस पेड़ के नीचे खड़े होकर कहता है, मैं भी देखता हूँ कब तक पेड़ पर बैठी रहोगी। वांग को बचाने के लिए जियो उड़ते हुए फिल्मी स्टाइल में लात मारने की कोशिश करता है, मगर धड़ाम से जमीन पर आ गिरता है और वो सारे गुंडे जियो को मारने लगते हैं। ये देखकर जियो के दोस्त भी उसे बचाने के लिए इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं। नतीजा ये होता है कि वो सारे दोस्त उनसे पिटाई खा रहे होते हैं। इतने में ऊपर बैठी वांग पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है। रात के वक्त वो सभी मिलकर बातें कर रहे हैं। जियो को बहुत दुख हो रहा है कि वो आज अपने दोस्तों के साथ इतना अच्छा वक्त बिता रहा है, मगर उसके पास वक्त की ही कमी है। अब अगले दिन वो सभी उसी जगह पर मिलते हैं। जियो उन सबसे कहता है कि मेरे मर जाने के बाद बाकी बचे पैसों को तुम तीनों आपस में बांट लेना। और फिर जियो उनसे पूछता है, क्या तुम तीनों की कोई ऐसी इच्छा है जो तुम इन पैसों से पूरी करने चाहते हो? क्योंकि एक वक्त पर बड़ा भाई होने के नाते मैंने तुम सबसे वादा किया था कि बड़ा होकर मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। सबसे पहले डाली ने कहा कि वो एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहता है। उधर डोंग ने भी कहा कि उसके बेटे को एक रैपर का गाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसके लिए स्टेज पर एक रैप सॉन्ग गाना चाहता हूँ। लेकिन बाइहो कुछ बोल नहीं पाता। पत्नी की जी हजूरी करते करते वो जैसे अपनी सारी इच्छाएं भूल ही गया हो। और इसके बाद वो घंटों मायूस होकर
वहीं पर खड़े रहते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद जियो अब उनके बीच नहीं रहेगा। फिर जियो उन्हें उसके साथ पुराने फ्लैट चलने को कहता है, जिसे ब्रोकर सस्ते दामों में पाकर खुश तो बहुत हुए होंगे, लेकिन अगर मैं अपने ही फ्लैट में मर जाऊं तो इसे कोई नहीं खरीदेगा, और अगर किसी ने खरीद भी लिया तो मैं भूत बनकर उन्हें परेशान करूंगा। उधर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर जिनका भी एमआरआई टेस्ट करते हैं उन सभी को ब्रेन ट्यूमर होता है। ये चेक करने के लिए अब डॉक्टर खुद पर एमआरआई टेस्ट करता है और उसका भी ब्रेन ट्यूमर ही निकलता है। और फिर बाद की तहकीकात करने पर पता चला कि दरअसल मशीन में गड़बड़ी है, इसीलिए सभी का ब्रेन ट्यूमर बीमारी दिखा रहा है। और मशीन जैसे जैसे खराब होती जा रही है, ट्यूमर उतना ही बड़ा दिखाता जा रहा है। हॉस्पिटल से जियो को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की गई, पर उसका नंबर नहीं लगा। लगता भी कैसे? 10 दिन बाद मौत होने वाली है सुनकर उसने फोन कहाँ पर रखा है उसे खुद भी नहीं मालूम। आज वो 10वां दिन है। जियो मन भर के अपना मनपसंद खाना खा रहा है, और फिर रात होते होते वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसके दोस्त उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उन्हें पूरे सच्चाई का पता चलता है कि किस तरह मशीन की गड़बड़ी की वजह से उसे गलत जानकारी दी गई है। ये सुनकर तो मानो जियो के सर पर आसमान ही गिर पड़ा हो। डॉक्टर ने उसे माफी भी मांगी। कुछ ना समझ आने पर जियो पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और डॉक्टर पर लात घूंसे चलाने की कोशिश करता है। उसके दोस्त उसे समझाते हुए कहते हैं कि अब तो तुम्हें ब्रेन ट्यूमर नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और उसके थोड़ी बात से ही जियो अपने पुराने अवतार में आ जाता है और उनसे कहने लगता है, अब हमें ये महंगी गाड़ी जल्दी लौटा देनी होगी, ना जाने कितना किराया आ चुका होगा। जियो के पैसों के बैग में अभी भी कुछ पैसे बाकी है। उसके तीनों दोस्त उन पैसों के बैग को लेकर जियो के साथ मस्ती करने लगते हैं और बैग एक दूसरे को फेंकने लगते हैं। मस्ती मजाक ज्यादा होते होते डाली उस बैग को कुछ ज्यादा ही जोर से हवा में उछाल देता है, जिससे कि वो ब्रिज के नीचे पानी में जा गिरती है। ये देखकर जियो की तो सांसें अटक जाती है। वो उसकी जिंदगी भर की कमाई है और वो भी बैग के पीछे पीछे पानी में कूद पड़ता है। ब्रिज के नीचे जाकर उसके दोस्त किनारे पर से उसे आवाजें देने लगते हैं, मगर बैग बिना लिए वो पानी से बाहर नहीं निकलना चाहता। और तब डोंग और डाली मिलकर उसे जबरदस्ती पानी से निकालते हैं। तो क्या पागल हो गया है? जिंदगी रही तो और भी पैसे कमा लेगा। मगर जियो बहुत गुस्से में है। आज वो किसी की नहीं सुनेगा। वो उल्टा अपने 3 दोस्तों पर अपना गुस्सा निकालने लगता है कि मैंने सारे पैसे तुम तीनों लफंगों पर उड़ा दिए और बाकी जो पैसे बचे थे वो भी तुमने डुबा दिए। जियो उन दोनों से बहुत बदतमीजी से पेश आता है। जो मुंह में आए वो बस बोलता चला जाता है। नदी के उस पार बायो के हाथ में वो बैग है। पानी के अंदर जाकर उसे वो बैग मिल तो जाता है, मगर जियो के इस तरह के बर्ताव को देखकर वो उस बैग को उसे वापस नहीं करता, बल्कि वापस आकर उसे जोर का एक थप्पड़ रसीद देता है। और फिर वो तीनों जियो को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जियो एक बार फिर अपनी जिंदगी में अकेला हो गया। इन 10 दिनों में उसने जो भी चीजें खरीदी वो उन्हें वापस करने की कोशिश करता है, पर वो चीजें वापस नहीं होती। थक हार कर वो वापस वांग के पास गया और उसे पूछने लगा कि क्या कब्र और उससे जुड़ी चीजें जो मैंने खरीदी थी वो वापस की जा सकती है। वांग ने ना में जवाब दिया, क्योंकि इस दुकान का मालिक कोई और है, वो तो बस एक स्टाफ भर है। मगर वो मॉल से खरीदी उन महंगी ड्रेसेस को जियो को वापस कर देती है, शायद इससे उसकी कोई मदद हो जाए। लेकिन जियो शर्म के मारे वो उसे वापस नहीं ले पाता और चुपचाप वहाँ से चला आता है। शाम को घर जाकर भी उस घर को खरीदने वाले लोग उसे बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो ये घर तो उनको बेच चुका है। जियो अब सड़क पर आ गया। कुछ दूर जाने के बाद वो मिस्टर ली के रेस्टोरेंट में आ जाता है। काफी देर तक वहाँ बैठकर वो शराब पीता रहा और फिर सड़कों पर उतर आया। इस वक्त वो कहाँ जाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मजबूर होकर वो अपने खरीदे हुए कब्र पर चला गया और रात वहीं गुजारने का फैसला करता है। मगर तभी अंधेरे में टटोलते हुए उसके हाथ एक डब्बा लगा, जिसमें 3 पर्चे हैं। ये वो पर्चे हैं जो उसके दोस्तों ने लिखे थे। जिस दिन उसने वो कब्र खरीदी थी उन्होंने ये पर्चे उसी में डाल दिए। उन्हें एक एक कर पढ़ने पर जियो को एहसास हुआ कि उसके दोस्त उसे कितना अच्छा मानते हैं, उसे कितना प्यार करते हैं और उसके जाने का उन्हें कितना दुख है। ये पढ़कर जियो को बहुत बुरा लगता है। वो अपने दोस्तों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और वो उनकी इच्छाओं को पूरी करने की ठान लेता है, चाहे जैसे भी हो। और यही तरीका होगा उसके माफी मांगने का। कुछ दिन बाद उस कब्रिस्तान पर वो रैपर कब्र खरीदने आता है, जिसका डोंग का बेटा बहुत बड़ा फैन है। मगर उस कब्रिस्तान की सबसे महंगी कब्र तो जियो खरीद चुका था। जियो उसे ऑफर करता है कि तुम इसे मुझसे खरीद सकते हो, इसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं खुद रात में
इसके अंदर बैठकर इसकी पहरेदारी करता हूँ। और बदले में वो उस रैपर के कॉन्सर्ट की कुछ टिकटें मांग लेता है। और फिर इसके बाद वो डाली के रेसलिंग मैनेजर के पास जाता है और उसके दोस्त को एक चैंपियनशिप रेसलिंग में उतारने की बात करता है। मगर मैनेजर यहाँ अपने हिसाब किताब से पहले से ही परेशान है। वो जियो को वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर एक जरूरी फोन आने पर वो कमरे से निकल जाता है। इसी बीच जियो घंटों बैठकर उसके हिसाब किताब के लेखा जोखा को मिलाकर ठीक कर देता है। और जब मैनेजर ने आकर देखा कि उसका पूरा काम जियो ने कर दिया है, वो खुश होकर डाली को एक रेसलिंग चैंपियनशिप में उतारने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ डाली रेसलिंग के इनविटेशन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर रेसलिंग का दिन आया। उसके सारे दोस्त वहाँ मौजूद है, मगर जियो उनके सामने जाने से शर्मा रहा है और वो दूर से ही अपने तीनों दोस्तों को देखकर खुश होता है। इसके बाद वो डॉन के बेटे के पास गया और उसे उस रैपर के कॉन्सर्ट की टिकटें देता है। साथ में एक चिट्ठी भी है जिसमें उसने डॉन्ग से सॉरी कहा है। अब बाकी रह गया बाईहू। जियो को मालूम पड़ता है कि बाईहू अपना एक कारोबार शुरू करना चाहता है, मगर इसके लिए वो अपनी बीवी के पैसे नहीं चाहता। वो किसी तरह पैसों का बंदोबस्त करके बाईहू को थमा देता है और उसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। जियो अब मिस्टर ली के रेस्टोरेंट में काम करता है और रात में वहीं सोता भी है। एक दिन उसके तीनों दोस्त आकर जियो को मना लेते हैं और फिर वो चारों साथ मिलकर एक दूसरे की विश पूरी करने का फैसला करते हैं। सबसे पहले वो उस रैपर के पास जाकर डॉन्ग के लिए एक स्टेज परफॉर्मेंस की गुजारिश करते हैं। डॉन्ग ने अपने बेटे के लिए एक रैप सॉन्ग भी लिखा है, मगर वो रैपर किसी भी तरह से राजी नहीं हो रहा और फिर बहुत कहने के बाद आखिरकार वो राजी हो ही गया। इसके बाद वो लोग एक रिपोर्टर को पैसे देकर बाईहू की पत्नी के पास भेजते हैं और उसे ये एहसास दिलवाते हैं कि बाईहू उसे कितना प्यार करता है। उसकी पत्नी का भी मन अपने पति के लिए पसीज जाता है। उधर आज डाली के रेसलिंग मैच का दिन है। उसका मुकाबला एक प्रोफेशनल रेसलर से है, मगर सच बात तो ये है कि डाली को रेसलिंग जरा सी भी नहीं आती। मगर इतनी मार खाने के बाद भी वो आखिरी राउंड तक टिका रहता है और इस मैच को हार जाने के बाद भी वो बहुत खुश है क्योंकि आज उसका सपना पूरा हो गया है। इधर एक फंक्शन में स्पीच देते हुए बाईहू की पत्नी बाईहू के बारे में अच्छी बातें करती है और ये भी कहती है कि वो उसे कितना प्यार करती है। जियो वांग से कहकर मरे हुए लोगों के लिए जो फूलों का गुलदस्ता बनाया जाता है वो जल्दी से भिजवाने को कहता है और फिर उसी फूल के गुलदस्ते को देकर बाईहू अपनी पत्नी का दिल जीत लेता है। उधर अब बारी है कॉन्सर्ट की। डॉन्ग स्टेज पर तो चढ़ गया, मगर उसे डर लग रहा है और फिर अपने बेटे का चेहरा देखकर उसने रैप करना शुरू किया। उसका रैप सॉन्ग लोगों को इतना पसंद आता है, हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। उसका बेटा लियान इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद अपने बाबा के गले लगकर रोने लगता है और इस तरह एक एक करके जियो ने बचपन में दोस्तों को दिया हुआ अपना वादा पूरा किया। अब सारा काम खत्म करने के बाद जियो मिस्टर ली की दुकान में वापस काम करने आता है, मगर वहाँ पे उसके तीनों दोस्त मौजूद हैं जो उसे उसके पैसों का बैग वापस कर देते हैं। बाईहू बताता है कि उसी दिन उसे पानी से वो पैसों का बैग मिल तो गया था, मगर उसके बुरे बर्ताव की वजह से उसने उसे वो वापस नहीं दिया। यहाँ तक कि हम तीनों ने प्लान भी किया था कि इन पैसों को आपस में बांट लेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर के बदलाव को देखकर हमारा भी मन बदल गया और आखिरकार उन पैसों से जियो मिस्टर ली का रेस्टोरेंट खरीद लेता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और इसके साथ ही इस प्यारी सी कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, आपको कंजूस जियो की कहानी कैसी लगी? क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा कंजूस दोस्त है तो उसका नाम कमेंट में लिखें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।